हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हबीबा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हबीबा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? वो हबीबा, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका शोर है। अदरवाइज आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? इस शोर के अलावा मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो हबीबा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? किस चीज़ का शोर सुनाई दे रहा है आपको? शोर किस चीज़ का? बैकग्राउंड मतलब किस चीज़, कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके हबीबा, आप मुझे जस्ट ये बताएं कि आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अच्छे से पढ़े हुए हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हबीबा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और वैक्सीन, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं? आपने मेरा लेक्चर हाइपर सेंसिटिविटी में और वैक्सीन में लिया हुआ है? आपने हाइपर सेंसिटिविटी वाला नहीं, आपने नहीं लिया या मतलब किसी ने भी नहीं, आपने पढ़ा हुआ है अभी तक? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े हैं आपने? मतलब मिस मैविश ने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस? आप बताएं हबीबा, आप लोगों ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े हुए हैं? वैक्सीन केयर पढ़ी हुई है? वैक्सीन के बारे में पढ़ा हुआ है? ओके ओके क्लास, आप लोग का जो है वो, मुझे मिस मैविश ने जैसे बताया कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, हम साथ साथ टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो है एंड वाले 15 मिनट्स का, जिसमें 10 MCQs होंगे, 15 मिनट्स का टेस्ट हुआ करेगा हर फ्राइडे को, 2 जिसमें जो है वो टॉपिक्स हुआ करेंगे।
अच्छा, गूगल क्रोम पर आप लोग का जो है वो टेस्ट हुआ करेगा। हेलो, क्लास में स्लाइड्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ, वो स्लाइड्स नहीं अपलोड हो रही हैं, बस 1 सेकंड। ओके, मैं आपको बताती हूँ। हेलो क्लास, अभी आवाज सुनाई दे रही है? अब शोर कम हुआ? अस्मा, अभी शोर सुनाई दे रहा है या अब ठीक हो गया है?
हेलो, हेलो, क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, शोर कम हुआ? अब वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने एक बार रोक तो दी है, पता नहीं फिर से नहीं स्टार्ट कर लें वो। ओके क्लास, जो है मैं आप लोग का जो है टेस्ट सिस्टम भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये कि थोड़ा सा ये जो है वैक्सीन के बारे में और हाइपर सेंसिटिविटी, ये वाला मेरा आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड। क्लास 5। ओके अस्मा, मुझे ये बताएं कि आपने लेक्चर लिया है वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी का? आप लोगों को वैक्सीन और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, नहीं लिया ना? तो जस्ट ये है कि आपको वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज वैक्सीन, इसकी केयर कुछ तरह से करते हैं कि किस तरह से हम इसकी केयर करते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसकी आपको टाइप्स के बारे में, इनके नेम्स के बारे में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल डिटेल में इतना डेप्थ में नहीं भी याद होता तो आप लोग को एटलीस्ट उसकी हेडिंग जरूर पता होनी चाहिए, नेम जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। वैक्सीन किसे कहते हैं, वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन क्या है, ठीक है। वैक्सीन जो है वो एक मतलब करवाने का ना, जो चीज़ हम इंसर्ट करवाते हैं, लगवाते हैं, वो वैक्सीन है। आपने देखा होगा बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, और इस लगवाने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या है, पहले हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन इज सस्पेंशन और फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज यूज्ड टू इंड्यूस इम्यूनिटी, ठीक है। क्या है फ्रैक्शन मीन, थोड़ा सा पार्ट होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का। किस ऑर्गेनिज्म का, जिसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके अंदर होता क्या है? कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया? आपने तो क्लिनिकल आकर सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपका कभी ऐसा, आपने कभी माइंड में ये क्वेश्चन आया कि इस वैक्सीन के अंदर होता क्या है? इस वैक्सीन के अंदर होता वही ऑर्गेनिज्म है जिस डिजीज के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी चाहते हैं, बट उस ऑर्गेनिज्म को इतना मतलब उसकी जो पैथोजेनिसिटी विरुलेंसी है उसको इतना कम कर देते हैं कि वो बैक्टीरिया है या वायरस है, वो इतना होता है कि वो हमारी बॉडी में जाके जस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जरूर बनवाता है, बट वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं करता, ठीक है। अब समझ आई कि जब हम पोलियो की वैक्सीन करवाते हैं तो उसके अंदर पोलियो का ही जर्म होता है, पोलियो का ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। अब क्लियर होगा आपके पास कंसेप्ट कि वैक्सीन के अंदर होता क्या है। वैक्सीन फ्रैक्शन मीन कि उसका उसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है, ठीक है। वो पार्ट डिफरेंट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है। बाहर का कैप्सूल जस्ट कैप्सूल का थोड़ा सा पार्ट हो सकता है, या जस्ट प्रोटीन अंदर बैक्टीरिया की हो सकती है, मतलब पूरा बैक्टीरिया हो सकता है, या बैक्टीरिया लाइव हो सकता है या किल्ड हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। फ्रैक्शन में ये है। ये बात क्लियर हुई हबीबा, आपको क्लियर हुई कि वैक्सीन में जिस चीज़ की वैक्सीन करवाते हैं उसी डिजीज़ की, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हम वैक्सीन करवाते हैं उसी डिजीज़ का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, बट वो ऑर्गेनिज्म इतना, हमने उसकी विरुलेंसी को कम, डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को इतना कम कर देते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाकर जस्ट ये कि उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा के, बट हमारी बॉडी में डिजीज़ नहीं कॉज करता, ठीक है। नीचे ये वैक्सीन सस्पेंशन की डेफिनेशन है, तो आपको जस्ट ये वर्ड याद रह जाए फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये काफ़ी होता है। उसके बाद वैक्सीनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन इनटू द बॉडी दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसी इंट्रोड्यूस करने को, हमारी बॉडी में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाने का प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन क्या है कि ऐसा सोल्यूशन जो हम अपने बॉडी में लगवाते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वही होता है जो हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी इंड्यूस करवाए उसी डिजीज के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मिजल में मिजल वायरस ही प्रेजेंट होगा मिजल वैक्सीन में। बीसीजी में ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन हम करवाते हैं तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया ही होता है, कॉजिंग बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही होता है उसके अंदर। हर वैक्सीन के अंदर हर डिजीज वाला ही ऑर्गेनिज्म होता है डिफरेंट, ठीक है।
अब इसके पर्पसेस क्या, हम वैक्सीन क्यों करवाते हैं, ये आपको ये है कि माइंड में पता आना चाहिए। एक होता है कि हम एट द पॉइंट चाहते हैं इम्यूनिटी, और एक होता है कि हम फ्यूचर में चाह रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीरियस डिजीजेस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, हम सब जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय उसके वैक्सीन के। तो हम ये फ्यूचर गोल्स है ना हमारे, वैक्सीन करवाने का पर्पज यही है कि इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता हमें हेपेटाइटिस बी नहीं हो, ठीक है। तो ये पर्पज है वैक्सीन करवाने का, कि हम क्या करवाते हैं, हम चाहते हैं कि सीरियस डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकें खुद को। इमीडिएट प्रोटेक्शन है, इमीडिएट प्रोटेक्शन किस तरह करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को सांप ने काट लिया, रेबीज है, ठीक है, तो इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए भी है और फ्यूचर में किसी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए भी करवाते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस टू अदर्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, ठीक है। अब देखो कि हम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट भी वैक्सीन करवाते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि खुदा न खास्ता एक तो हमें होगा, अगर हमें हो जाता है तो उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे साथ हमारे जितने भी लोग इन टच होंगे उन सबको भी ये स्प्रेड हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज मीन वो होती है डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो एग्जाम्पल कम्युनिकेबल डिजीज की कौन कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स, ठीक है। और क्या है हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस, क्या है अल्टीमेटली, क्या है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन होता है कि हमारा पर्पस ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन करवाते करवाते आहिस्ता आहिस्ता हमारा पर्पस क्या होगा कि वो डिजीज ही इस दुनिया से खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे आप देखो पोलियो पे काम हो रहा है, पोलियो में पहले जितने केसेस होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए हैं ना। तो एट द टाइम ऐसा टाइम भी आएगा जब पोलियो का कोई भी केस इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे ये स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स पहले बहुत ज्यादा डिजीज थी, इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी और अब आपने देखा है कि कोई भी स्मॉल पॉक्स का केस रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ये कम्प्लीटली रेडिकेट हो चुकी है कि दुनिया से ये डिजीज खत्म हो चुकी है। तो हमारा वैक्सीन करवाने का लॉन्ग टर्म पर्पस यही होता है कि वो डिजीज ही खत्म हो जाए। क्लियर हुआ अस्मा, आपको क्लियर हो गया ना कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की डेफिनेशन आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। और ये उसके पर्पसेस हैं, 4 डिफरेंट पर्पस हैं। एक ये है कि हम ऑन द टाइम, एट द टाइम, मतलब जब हम बिल्कुल उस डिजीज से सफर कर चुके हैं, हमें सांप ने काट लिया, रेबीज हो गई या कुछ, हम उस टाइम प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कोई डिजीज नहीं हो जाए, या हमारा ये पर्पस है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज हमें ना हो जाए या किसी से हमें ना ट्रांसफर हो जाए ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, आपने ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन करवाई हुई है, तो आपको इतना जैसे कहते हैं ना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने वैक्सीन करवाई हुई है तो। ओके क्लास, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि ये हमने आज पूरा लेक्चर करना है। उसके बाद वैक्सीन केयर है। वैक्सीन केयर आपने देखा होगा कि वैक्सीन की एक प्रॉपर केयर करवाते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा कि हर बच्चे को जो है वैक्सीन करवाते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी उससे वो डिजीजेस हो जाते हैं बचपन में। जैसे खसरा है, मीजल्स की हम वैक्सीन करवाते हैं फिर भी बच्चों को मीजल्स हो जाते हैं, क्यों होते हैं? ओके आपने क्या करना है, इसको देख के पहले वाली स्लाइड को जी अस्मा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। कोल्ड चेन इसकी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। हम कहते हैं बच्चों को वैक्सीन करवाई थी फिर भी उससे ये डिजीज हो गई है, तो उसका मतलब हम यही गैस कर सकते हैं कि उसको उसका कोल्ड चेन जो उसको मतलब स्टोर करने का मतलब कोल्ड चेन मीन ये होता है कि उसकी प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक वो हमें लग नहीं जाती, इस दरमियान जितना भी टाइम आता है उसमें अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मतलब जो उसकी डिजायरेबल कंडीशंस हैं उसमें वो मेंटेन नहीं होती, तो उसमें से किसी भी टाइम वो खराब हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसके बनने से लेकर हमें लगवाने तक किसी भी टाइम कोई कंडीशन खराब होती है तो वो वैक्सीन खराब हो सकती है। फर्स्ट वन ओके इसमें से ये फर्स्ट वन है, इसमें से जस्ट आपको ये वैक्सीन की डेफिनेशन आनी चाहिए। वैक्सीन इज दी we can define vaccine as fraction of organisms that is used to induce immunity, ठीक है।
कि ऑर्गेनिज्म का फ्रैक्शन आपने देखा, वैक्सीन एक सॉल्यूशन होती है जिसके अंदर बेसिकली हमें जो वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा होता है वही ऑर्गेनिज्म होता है, या वो बैक्टीरिया होता है या वो वायरस होता है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात कि ऑर्गेनिज्म यहाँ किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया या वायरस की हो रही है। बट वो वायरस और बैक्टीरिया को हमने इतना ट्रीटमेंट करके मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी विरुलेंसी इतनी कम की होती है कि हमारी बॉडी में जाके डिजीज नहीं कॉज करेगा, जस्ट इम्यूनिटी इंड्यूस करवाएगा, मतलब कि उसके अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगा। तो इस तरह ये होता है कि जब कभी फ्यूचर में उस डिजीज के ऑर्गेनिज्म से हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारी बॉडी में वो खुदा ना खास्ता वो जाता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहले से ही बनी होती है हमारी बॉडी में। तो एंटीबॉडीज जो पहले से ही बनी होती हैं तो वो उसको देख, जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाता है तो उसके ऊपर अटैक करके उसको किल कर देती हैं, हमें प्रिवेंट करती हैं किससे, उस डिजीज के अक्रंस से। ओके, ये इसके पर्पसेस मैंने आपको बता दिए। वैक्सीन केयर है, ठीक है, ये मुझे अस्मा ने इसका आंसर दिया, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो। कोल्ड चेन जो है वैक्सीन केयर जो है एक इम्पोर्टेंट बात है उसकी, कोल्ड चेन मेंटेन करना। तो इसके लिए जो है टेम्परेचर जो है मेन इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन्स मस्ट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन रिक्वायर्ड टेम्परेचर विच इज 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा कि वैक्सीन्स के लिए अलग से रेफ्रिजरेटर्स बने होते हैं। ठीक है, आप अपने फ्रिज में भी स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइम में भी देखें, हमने फॉर एग्जांपल उसे ऊपर, हमने आप फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, बट उसमें मोस्टली चांस होता है कि हमारी फ्रिज, कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल फ्रीज हुई होती है। ठीक है, अगर हमारी वैक्सीन जरा सी भी फ्रीज हो गई है, 2 से कम डिग्री सेंटीग्रेड जैसे 0 पे जो है वो बर्फ बनती है। ठीक है, अगर 2 से जरा सा भी टेम्परेचर कम हो गया तो वो वैक्सीन खराब हो जाती है। इसलिए इसका जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है उस पे ही उसे स्टोर करना चाहिए, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसे होता है, कई बार हमने हेपेटाइटिस बी की ही वैक्सीन ली, उसे हम अपने घर लाकर फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, बट उसमें से ये होता है कि 10 लोगों ने स्टोर किया है तो 10 में से मुझे लगता है 9 लोगों की खराब हो जाती है, क्योंकि इसका डिजायरेबल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। मोस्ट वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड टू बी डैमेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप देखें अगर 0 डिग्री पे वो फ्रीज हो गई है तो समझे वो खराब हो गई है वैक्सीन। उसके बाद अगर उसका आप टेम्परेचर ज़्यादा करते भी हैं, वो मेल्ट होती भी है, तो बट वो वैक्सीन खराब हो चुकी है। एक बार वो फ्रीज हो गई है तो समझे उसके बाद आपने उसे जितना मर्जी मेल्ट कर लिया, उसे 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख भी लिया है, तो वो खराब हो चुकी है, फिर कोई फायदा नहीं है। इसका इरिवर्सिबल लॉस होता है, रिवर्सिबल डैमेज होती है कि मतलब दोबारा से वो ठीक नहीं हो सकती वैक्सीन। ठीक है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके लिए जो है वो वैक्सीन सेंटर्स में जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, जो टेम्परेचर मॉनिटर करते रहते हैं कि 2 से 8 डिग्री के दरमियान ही इसका टेम्परेचर रहे, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। ठीक है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस नीड टू बी एक्यूरेट। अब देखें कि टेम्परेचर उस मॉनिटरिंग डिवाइस का भी ठीक होना बिल्कुल ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर वो ख़राब हुआ है बट वो हमें टेम्परेचर बता रहा है 2 से 8 के दरमियान ही है, बट टेम्परेचर हमारा 10 हुआ है या 0 पे चला गया है, तो समझे उस डिवाइस के होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो डिवाइस भी होनी चाहिए और साथ में उसकी एक्यूरेट फंक्शनिंग भी होनी चाहिए। वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस अपना फंक्शन भी ठीक से प्रॉपर वे में करे। ठीक है, इसके लिए वो कहते हैं चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइसेस वंस एनुअली एंड चेंज द बैटरी एवरी 6 मंथ। इस डिवाइस की जो है बैटरी का हमें सही ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज वो खराब होगा, खराब रीडिंग देगा। इसके बाद वो कह रहे हैं डोमेस्टिक और बार रेफ्रिजरेटर्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर वैक्सीन स्टोरेज। तो वो स्पेशल इसमें बात लिखी हुई है कि घर के रेफ्रिजरेटर्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं है वैक्सीन स्टोर करने के लिए। इसके लिए पर्पस बिल्ड रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, स्पेशल बनाए जाते हैं और उसी को ही प्रेफर किया जाता है स्टोर करने के लिए। द लॉस ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस ड्यू टू एक्सपायर टू एडवर्स कंडीशंस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। क्लियर हुआ? परमानेंट है और इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है या 0 पे चला गया है तो वो वैक्सीन खराब हो चुकी है। उसके बाद जितना मर्जी उसको हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, वो कभी भी दोबारा से वो वैक्सीन अपना वैसे फंक्शन शो नहीं करेगी, वो खराब हो चुकी है, समझे। Staff handling vaccine must be trained regarding the importance of cold chain vaccine storage and handling practices, equipment maintenance.
तो इसके लिए स्पेशल जो है वो क्या कहा गया है कि जो भी स्टाफ वैक्सीन को डील कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए और उसे इन बातों का पता होना चाहिए। कोल्ड चेन की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, इसको हम किस तरह स्टोर करें, किस तरह से इसे हैंडल करें और इक्विपमेंट्स को किस तरह हमने मेंटेन रखना है, किस तरह इसके टेम्परेचर मॉनिटर करना है, कहाँ तक रखना है, ये इसके लिए स्टाफ की एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या होता है कि वो रिकमेंड करते हैं कि जहाँ जिस हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर बना होता है वहाँ एक से ज़्यादा बंदे जो है ना वो ज़रूर होने चाहिए, एक बैकअप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन की केयर में बता रहा है कि 2 एक्सपर्ट्स जो हैं एट द टाइम एक डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल छुट्टियों पे जा रहा है तो दूसरा एक्सपर्ट पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। ये ना हो कि उसकी एब्सेंट में जो एक्सपर्ट बंदा था वो चला गया, लीव्स पे गया, एक दिन की चाहे लीव्स पे गया, पीछे से कोई अननोन बंदे ने टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया है, इनमें से किसी एक पॉइंट पे ऊपर नीचे बात हो गई है तो वो सारी वैक्सीन्स खत्म हो जाएंगी। क्लास आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है जो मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं? हेलो क्लास, आप लोगों ने जस्ट ये नहीं बोला। ओके 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 ठीक है, आप लोगों को ये समझ तो आ रही है ना जो मैं ये बोल रही हूँ। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के हमारे पर्पसेस क्या हैं और इसको मेंटेन किस तरह, स्टोर किस तरह करना है। ठीक है, उसके लिए कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन के लिए स्पेशल जो टेम्परेचर रिकमेंडेड है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल रेफ्रिजरेटर्स या टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस रिक्वायर्ड है। ओके क्लास, अब जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसमें आपको ये है कि डिफरेंट टाइप्स के नेम्स और उसमें एटलीस्ट एक एग्जांपल जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले वैक्सीन क्या है, मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन के अंदर ऑर्गेनिज्म होता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या है, वूल बैक्टीरियल सेल्स हैं, या तो पूरे के पूरा बैक्टीरिया है या फिर वूल वायरल पार्टिकल्स है कि पूरा का पूरा वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर पूरे का पूरा बैक्टीरिया मीन कि उसका पूरा स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के बिल्कुल बाहर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें जस्ट बैक्टीरिया का कैप्सूल से ना वैक्सीन बनाई गई होती है। उसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं होता, पूरा बैक्टीरिया नहीं होता है, जस्ट उसका कैप्सूल प्रेजेंट होता है। वो कैप्सूल का इतना से ही पार्ट हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। तो ये वूल बैक्टीरियल सेल्स मीन कि इसमें पूरे का पूरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उसमें कौन सी है, एटेन्यूएटेड मीन कि उसमें लाइव बैक्टीरिया की, जो हम जैसे ये है ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जिंदा प्रेजेंट होता है, बट वो क्या है, उसकी विरुलेंसी, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी को कम किया गया होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें किस में पूरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट वो किल्ड होता है। ठीक है, वो क्या है, कोलेरा, परट्यूसिस और प्लेग। इन 3 में पूरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा बट वो किल्ड होगा, बट ट्यूबरक्लोसिस में लाइव बैक्टीरिया मतलब वो जिंदा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वूल वायरल पार्टिकल्स में जिसमें लाइव पूरा वायरस है और वो लाइव भी है, उसमें कौन कौन सा है, मिजल्स, मम्स, रूबेला। इसके अलावा पोलियो की वैक्सीन है साबिन, ये जो है लाइव की, इसके अंदर कौन कौन से वायरस है और वो जिंदा वायरस है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड में रेबिस और पोलियो साक है। ठीक है, ये ओरल और आपको पता है पेरेंटल होती है। पोलियो की वैक्सीन की मैंने बात की। ठीक है, तो अब आपको ये वूल वायरल पार्टिकल्स उसमें जो है एटलीस्ट उसकी एग्जांपल जरूर पता होनी चाहिए। वो लाइव है या किल्ड है, ये आप सब पे अपने अपने पे डिपेंड करता है कि कौन इसे कितना याद रख सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको वूल वायरल पार्टिकल्स की टाइप्स में से जो MMR आपने एक वैक्सीन, ठीक है, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन में पूरा का पूरा वायरस होता है और वो लाइव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टॉक्साइड मीन के जस्ट बैक्टीरिया का टॉक्सिन सेपरेट करके जो है वैक्सीन बनाई जाती है। तो इसमें कौन कौन से है, डिप्थेरिया और टेटनस। ठीक है, इन दोनों में डिप्थेरिया और टेटनस में इनकी वैक्सीन में जस्ट बैक्टीरिया का टॉक्साइड मतलब टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, उसका जस्ट टॉक्सिन पार्ट
जो इसका टॉक्सिन है वो सेपरेट करके बनाया जाता है। अदरवाइज में बैक्टीरिया का ना तो सेल वॉल होती है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ भी नहीं इसके अलावा प्रेजेंट होता है, जस्ट उसका टॉक्सिन उस वैक्सीन के अंदर होता है। तो टॉक्सिन ही हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा देता है। इसके बाद ये है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है। ओके अस्मा, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया हुआ है उससे जस्ट मुझे हेलो लिखकर मैसेज सेंड कर दी, मैं उस ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वो मुझसे मिक्स हो गया, कहीं डिलीट हो गया या क्या हुआ है, ठीक है। आप जस्ट मुझे उस मैसेज ग्रुप से मैसेज कर दें, ठीक है। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड मीन कि जस्ट उसके अंदर बैक्टीरिया का कैप्सूल सेपरेट करके वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। उसमें कौन सी है, मेनिंजाइटिस निमोनिया की वैक्सीन में जस्ट बैक्टीरिया का कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जब आप लोग निमोनिया की वैक्सीन करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये बातें काफी इंटरेस्टिंग है ना, कि आपको पता होना चाहिए आपने वैक्सीन बस लगवा ली, ठीक है लगवा ली। आपको ये पता होना चाहिए, किसी को ये बात याद रहे, कोई वैक्सीन करवाने जा रहा है, निमोनिया की वैक्सीन करवाने जा रहा है और उसके माइंड में ये बात आए कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है या इसके अंदर अच्छा बैक्टीरिया का जस्ट कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बातें क्लिनिकल में पूरी लाइफ आप लोगों के साथ चलनी है, जस्ट इंटरेस्ट लेकर पढ़े, ठीक है। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी में भी जस्ट बैक्टीरिया का कैप्सूल सेपरेट करके उसकी वैक्सीन बनाई गई होती है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? ओके क्लास, उसके बाद ये एक पोलियो की वैक्सीन है जिसमें मैंने आपको साक और साबुन बोला, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन आर अवेलेबल, दीज आर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन गिवन पेरेंटली, IM और सबक्यूटेनियस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन गिवन ओरली, ठीक है। अब आपके माइंड में आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों को जो है पोलियो की वैक्सीन लगवा रहे होते हैं, एक तो होता है कि हम उन्हें बाय मतलब जैसे ओरली दे रहे होते हैं और एक जो है आपने देखा होगा सबक्यूटेनियस दे रहा होता है। बट आपके माइंड में ये नहीं कभी डिफरेंस आया होगा कि ओरल में क्या प्रेजेंट है और जब हम उन्हें सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो उसमें क्या है, ठीक है। ओरल में जब हम दे रहे होते हैं तो वो लाइव बैक्टीरिया आता है। पोलियो पोलियो जो है, आप मुझे बताएंगे पोलियो बैक्टीरिया है या वायरस है? पोलियो की डिजीज बैक्टीरियल है या वायरल है? क्लास जल्दी से मुझे विद इन सेकेंड इसका जवाब दें, मैं ये पहले बता चुकी हूँ आपको। पोलियो इज अ वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज? गलत हो गया अस्मा, देखें अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है। किसमें आपने बोला बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो एक वायरल डिजीज है। क्लास मेरी स्लाइड्स ये देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, वूल वायरल पार्टिकल्स में पोलियो आया हुआ है, बैक्टीरियल में नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो डिजीज बताया हुआ है कि वो वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। अस्मा ये फर्स्ट कॉलम देखें जिसमें वैक्सीन है, उसमें लिखा हुआ है वूल वायरल पार्टिकल्स मीन कि जिसमें हम वायरस इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो पोलियो एक वायरल डिजीज है। इस स्लाइड से आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और ये मीजल्स मम्स रुबेला पोलियो ज्यादा ये वायरल डिजीजेज हैं, रेबीज वायरल है, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें आपको? ठीक है, ड्रॉप्स ही देते हैं, ड्रॉप्स होते हैं और जो सबक्यूटेनियस होता है वो ड्रॉप्स नहीं होते, वो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन में वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, बैक्टीरिया को किल किया गया होता है। ओरल में वो लाइव होता है वायरस, सॉरी मैंने बैक्टीरिया बोल दिया, वायरस ही होता है, ठीक है। अब ये क्या है, OPV इज इजी टू एडमिनिस्टर। अब लाइव के एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि जब फॉर एग्जांपल हम उसे ओरल दे रहे हैं तो वो क्या होता है, बच्चा उसमें ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ठीक है, पेन नहीं होती और लो कॉस्ट है कि देखिए उसके लिए हमें सिरिंजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। और वेरी इफेक्टिव ये है कि हमारे, ठीक है, और ये ज्यादा इफेक्टिव है। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन के एडवांटेजेस बताए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी 3 डोजेज रिकमेंडेड है पोलियो वैक्सीन की। ये आपके सिलेबस में था, पोलियो को सेपरेट करके लिखा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने जस्ट पोलियो को इधर डिस्कस किया है।
अस्मा, मुझे ये है कि जो ड्रॉप्स होते हैं ना, उसी के अंदर ही वो वैक्सीन होती थी। वैक्सीन जो है वो ओरल ही है, वो जो हम पिलाते थे वो वैक्सीन होते थे, उसके साथ कैप्सूल क्या थे ये नहीं मुझे आइडिया। ठीक है, उसके साथ किसी और चीज को मिक्स करके देते हैं। पोलियो के साथ साथ वो कुछ और भी बेनिफिट बच्चों को ड्रॉप्स पिला देते होंगे किसी और चीज के, बट जो वो पिलाते थे ड्रॉप्स होते थे। हाँ, वो रेड कलर के कैप्सूल कुछ और चीज है, वो सप्लीमेंट्री कोई चीज होगी जो हम बच्चों को पिलाते हैं। अदरवाइज वो जो बच्चों के मुंह में ड्रॉप्स जा रहे होते हैं वो होती है पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल ज़्यादा बेनिफिट है और लो कॉस्ट भी है और उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, और इसकी 3 डोजेज रिकमेंडेड है। ओके क्लास, जब हम पोलियो जब मतलब वैक्सीन बच्चों को 3 रिकमेंडेड है, और इसके बाद जो है हम बूस्टर्स जो हैं वो भी करवाते रहते हैं कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं। 3 डोजेज इसकी रिकमेंडेड 3 डोजेज हैं। ठीक है, अगर आपने तीनों डोजेज लगवा ली हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इसके अंदर लाइव जो है, आपने ये देखा होगा कुछ 100 में से बल्कि थाउजेंड्स में से, या आप कहेंगे कि लाख में से एक केस ऐसा भी रिपोर्ट हो जाता है जिसमें बच्चों को पोलियो जो है वैक्सीन की वजह से ही हो जाता है। वो वैक्सीन की वजह से क्यों होता है? देखो, एक उसको हम लाइव वायरस उसकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब उसको हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसको जब उसकी जो है विरुलेंसी कम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो इतनी कम नहीं हुई जो रिकमेंडेड है, तो वो वायरस अगर पावरफुल था वो वैसे ही पावरफुल रहा है तो हमारी बॉडी में जाके पोलियो की डिजीज कॉज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि फ्री में पिलाई जा रही है तो बच्चों को पिलवाते जाए। 3 डोजेज हैं, देखें ये एक तरह से बच्चों को रिस्क दे रहे होते हैं, रिस्क पर होते हैं बच्चे। वैक्सीन की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है हमें नहीं आइडिया वहां पर बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं पोलियो की बात कर रही हूँ। पोलियो की ही देखें, पोलियो की 3 डोजेज अगर रिकमेंडेड है और आपने 3 डोजेज ही लगवा ली हैं तो फिर आपको चाहिए कि अवॉइड करें। मैं उसकी आपको एक डिटेल बता रही हूँ कि देखो, एक वायरल है, वायरल उसके अंदर वायरस होता है ना वैक्सीन के अंदर। तो जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कई बार ऐसे भी रिपोर्ट होता है कि 1 लाख में से एक केस ऐसा भी रिपोर्ट हो जाता है जिसमें बच्चे को पहले से पोलियो नहीं था। ठीक है, बट उसने जब वैक्सीन करवाई उसके बाद उससे पोलियो डिजीज हो गई। वो किस वजह से हुई? वो इस वजह से हुई कि जब पोलियो की वैक्सीन बनाई गई थी, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो तब उसमें कुछ उसकी जो उसमें जो उस डोज के अंदर उस बोतल के अंदर वायरस गया, वो इतना कम नहीं था, उसकी विरुलेंसी इतनी कम नहीं हो पाई जो कि रिकमेंडेड है। तो उसने जब हमने बॉडी में बच्चों में लगवाई तो उसकी फॉर एग्जाम्पल अगर इम्यूनिटी लेवल कम था तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उसी वैक्सीन की वजह से ही पोलियो हो गया। मंथ के पोलियो के वैक्सीन ड्रॉप्स हर बच्चा हर बार, क्योंकि जब लेडी हेल्थ विजिटर्स आती हैं तो वो कहती हैं, नहीं वो स्पेशल पूछती हैं, एज पूछती हैं। ठीक है, एज पूछती हैं, तो अगर आपने नहीं भी लगवाई पोलियो की वैक्सीन, अगर देखें हर महीने तो नहीं आती। 3 रिकमेंडेड है, 3 अगर आपने लगवा ली हैं तो बेहतर है। अगर इससे ज़्यादा आपकी हो रही हैं तो कोई भी इशू नहीं है, बट जस्ट ये चांस हो सकता है कि हम वैक्सीन पे ट्रस्ट भी नहीं इतना कर सकते। ठीक है, अगर आपके बच्चों की 3 इसकी डोजेज हो चुकी हैं, 5 ईयर्स का वो बच्चा हो चुका है तो फिर लगवाने की जरूरत नहीं होती। 3-4 साल का बच्चा हो गया तो हाँ, उसके बाद लगवाने की जरूरत भी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ये आपने वो मेरा वैक्सीन वाला स्केजुअल नहीं देखा था, जिसमें जिस मंथ पर जो वैक्सीन रिकमेंडेड होती है जस्ट उसी वक्त ही वो वैक्सीन करवाते हैं।
हम ये नहीं कह सकते वो 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ लगवाएं या ईयरली लगवाएं, उसकी डोज लगवाएं, नहीं। अगर वो पहले माह रिकमेंड है तो फर्स्ट मंथ ही लगवानी है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन जिस मंथ में है इसकी 3 डोजेस लगती हैं, ठीक है। तो जिस जिस मंथ्स पर रिकमेंडेड है बस वही उसी मंथ्स पे लगवाएं, ठीक है। इसके बाद अगर आपके घरों में आती हैं तो आप लगवा भी लेंगे तो उसका कोई इतना हर्ज नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है। बट 3 से कम डोजेस नहीं होनी चाहिए बच्चों को। 3 से ज्यादा हो गई हैं तो कोई बात नहीं, और 5 साल से ज्यादा हो गया तो फिर लगवाने की जरूरत भी नहीं होती, बल्कि वो खुद ही नहीं लगाते। ओके क्लास, आपने देखा है कि जब वैक्सीन करवाते हैं तो बच्चों को उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। कुछ नॉन इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल होते हैं। तो आपको अगर इतना डेप्थ में नहीं याद रहता तो जस्ट आपने इसके नेम्स याद कर लेने हैं। नॉन इम्यूनोलॉजिकल वो होंगे जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकल रिएक्शंस है, जो हम जहाँ पर वैक्सीन लगवाते हैं आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो स्वेल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वैसे करते तो ऐसे ही हैं। दूसरी पोलियो वैक्सीन भी हो जाती, मतलब आती हैं तो सब बच्चों को जरूर पिलाते हैं, ठीक है। बट रिकमेंडेड 3 डोजेज ही हैं इसके। वो हम लोग इसलिए पिला देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है स्टोरेज का। तो अगर वो वैक्सीन फॉर एग्जांपल हमने अपनी तरफ से 3 लगवा के फ्री हो गए हैं, ठीक है, 3 लगवा ली, हमने ये सोचा कि 3 बच्चों को डोजेज लग गई हैं, अब हमें लगवाने की जरूरत नहीं है। पर हो सकता है कि वो तीनों शॉट्स में 3 में से 2 बार हमारी वैक्सीन खराब हो। सही है, हो सकता है ना, चांस है कहीं से भी वो खराब हो सकती है वैक्सीन। बच्चों को जब वो गलियों में लेके आ रहे होते हैं तब वो ऊपर उसकी वैक्सीन खराब हो सकती है, जब वो हॉस्पिटल्स में आती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं पर भी, ठीक है। वो वैक्सीन फॉर एग्जांपल अगर खराब हुई है, एक शॉट में वो खराब हुई है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें चौथी बार भी लगवा लेना चाहिए, ताकि ये रिस्क ही ना हो कि हमने 3 बार लगवाई है तो इन तीनों में से एक बार जो है वो उसकी कोल्ड चेन शायद मेंटेन नहीं हुई और वो हमने खराब ही लगवाई है। हो सकता है ना। तो इसलिए हम ये सोच के जो है वो बार बार लगा लेते हैं वैक्सीन। नहीं, हमें उन्हें स्टॉप, हम किस वे में उन्हें स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें किस चीज का बिलीव है कि जो हमने पहले 3 बार लगवाई है उसका कोल्ड चेन को प्रॉपर उसे मेंटेन किया गया था या नहीं किया गया था। हम ये एविडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो हमने 3 डोजेस लगवाई है और बिल्कुल ठीक थी। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम जहाँ बिल्कुल एविडेंस के साथ नहीं कह सकते, हम कभी भी नहीं श्योर हो सकते। आप फुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि जो मैंने 3 डोजेस लगवाई हैं, किसी बच्चे को लगवाई हैं, हमने अपने बच्चों को लगवाई हैं, वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, जस्ट ये बात सोचकर इवन के ये जो पिलाते हैं उनके माइंड में भी ये बात होती है, ठीक है। वो इसलिए बार बार बच्चों को पिला देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी 1-2 बार में पोलियो वैक्सीन कभी खराब हुई है, किसी पिलाने में कुछ गलती हुई है या कुछ होता है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये ना हो कि बच्चों को ये 3 डोजेस मिस हो जाएं। 3 तो रिकमेंडेड है ना, अगर वो 6 होती हैं तो उसका नुकसान नहीं है, बट अगर वो 2 होती हैं तो उसका नुकसान जरूर है। हम अपना रिस्क ये आप पूछ रही हैं ना कि हम रिस्क क्यों लेते हैं, हम रिस्क जस्ट यही सोच कर ले लेते हैं कि शायद, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 जो डोजेस रिकमेंडेड हैं, हम इस श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते थे ना कि वो तीनों डोजेस बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पर तो हर चीज कुछ भी, मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब वो वैक्सीन बन रही थी वहां पर किसी, हाँ अस्मा, आप अस्मा का पॉइंट पढ़े, ठीक है। तो जस्ट ये हम सोच कर जो है अपने बच्चों को चौथी डोज भी लगवा लेते हैं, इवन 5वीं भी लगवा लेते हैं, छठी भी लगवा लेते हैं कि मैंने अगर अपने बच्चों को 7 डोजेज लगवाई हैं, इनमें से 3 तो कभी ना कभी तो वैक्सीन को हमारे तक सही पहुंची ही होगी ना। जस्ट ये सोच कर लगवा लेते हैं, इसलिए हम रिस्क ले लेते हैं। अब ये बात क्लियर हुई कि हम क्यों बार बार रिस्क लेते हैं,
क्योंकि ये पोलियो डिजीज ऐसी है जैसे मीजल है, वो एक टाइम के बाद बच्चों को खसरा हुआ वो ठीक हो गई, बट पोलियो ऐसी डिजीज नहीं है, वो एक बार हो गई है तो पूरी लाइफ रहती है। इसलिए बच्चों को बार बार हम पिलवाते हैं कि कभी कोई, वो इसलिए करते हैं कि ये पाकिस्तान का सिस्टम है। हम भी जानते हैं, हम देखो, हमें पता है कि मेडिसिन जो है वो एक्यूरेट नहीं है, मेडिसिन प्योर नहीं है, ओरिजिनल नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं कि चलो 100 में से 50% तो इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा ना, तो हम फिर भी देखो उन मेडिकल स्टोर्स पे जिन पे हमें ट्रस्ट नहीं होता, हम वहां से मेडिसिन ले लेते हैं। हमें हर बात पे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। आपको पता है कि जो मेडिसिन आजकल सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक रॉन्ग वे है मेडिसिन का, जिसमें लोग मेडिसिन नकली बनाकर जो है इनकम उनकी है, फिर भी हम मेडिसिन खाते हैं। हाँ, आप कह सकती हैं। ठीक है, जो एक नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि 3 डोजेस रिकमेंडेड हैं, तो आपने अगर 6-7 पिलवा ली हैं तो फिर आप स्टॉप करवा दें, उनसे पूछ लें कि ये पोलियो की वैक्सीन है तो आप वो नहीं करवाएं, आप कह दें कि हमने पिलवा ली हैं, कम से कम 6 या 7 के बाद स्टॉप करवाएं। ठीक है। हाँ जी, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो यहाँ पर हर चीज में जो है कहते हैं ना 2 नंबरिंग होती है। इवन के मेडिसिन जो हम तक पहुँचती है वो ओरिजिनल नहीं होती, तो हम कैसे रिस्क लेंगे, जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक थी, चलो हमने 7 बार लगवाई है, उसमें से चलो 7 में से चलो 8 बार भी लगवा ली, 8 में से कभी तो 3 बार हमारे बच्चों को बिल्कुल सही लगी होगी ना, उनमें से 3 बार तो कभी ना कभी तो हमारे बच्चों को बिल्कुल ठीक लग गई होगी ना। जस्ट ये है, इस वजह से हम रिस्क लेते हैं, हर बात में रिस्क लेते हैं, मेडिसिन में लेते हैं, वैक्सीन में लेते हैं, हर चीज में रिस्क लेते हैं। ठीक है, इवन के दूध आप देख लें कि कभी दूध खालिश नहीं मिलता, हम फिर भी उसमें रिस्क लेकर पी लेते हैं कि चलो 100% नहीं प्योर, 50% तो प्योर होगा ना। ठीक है, इसलिए हमें हर बात पे रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वैक्सीन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर ही होती है, और गवर्नमेंट में जो हालात होते हैं हम कभी भी नहीं श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो मैंने 3 बार वैक्सीन लगवा ली है वो इनफ है। नहीं, वो इनफ नहीं होगी। अगर हम किसी और कंट्री में होते तो हम कह सकते थे श्योरिटी के साथ कि नहीं अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसे सीन्स नहीं होते। ठीक है, तो हम पाकिस्तान में, इसलिए हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे। ये 3 डोजेज रिकमेंडेड हैं, इंटरनेशनली बात की गई है, इंटरनेशनली प्रोटोकॉल जो है वो 3 डोजेज रिकमेंडेड है, बट हमें, मुझे लगता है 10 लगवा कर भी हमें 3 प्योरिटी वाली मिल जाए तो हम खुश होकर कह सकते हैं कि शुक्र है कंप्लीट होगी हमारी डोजेज। ठीक है, क्लास में आने ये रिएक्शंस जल्दी से देख लें कि बच्चों को कौन कौन से रिएक्शंस हैं। एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ फीटल टिश्यूज हैं, देखिए प्रेगनेंसी में जब लगवाते हैं तो तब भी जो है वो बच्चों को भी उसका इफेक्ट होता है, रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जब इम्यूनोलॉजिकल में उसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे इंसेफ्लोमाइलाइटिस कह रहे हैं। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजिकल है। इम्यूनोलॉजिकल में क्या है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए। इम्यून सिस्टम है तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ फीटल टिश्यूज है और इंसेफ्लोमाइलाइटिस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इन्फेक्शन है, ये रियल कंडीशंस में होते हैं। इसके अलावा जो कॉमन है वो लोकल रिएक्शंस हैं कि मतलब जहाँ पर वैक्सीन लगवाई है उस जगह पे स्वेलिंग, रेडनेस, हार्डनेस होगी, स्टिफनेस होगी, फेब्राइल है, बच्चों को फीवर हो जाता है। इसके अलावा परट्यूसिस इंसेफ्लाइटिस है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होती है, बट ये सॉल्व आउट हो जाते हैं। ठीक है, विद इन 1 डे और 2 डेज क्या होता है कि बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ये जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं ये बहुत रेयर कंडीशंस में होते हैं। ओके, क्लास में आप लोग को ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी आज ही पढ़ाना चाहते थे बट ये नहीं कंप्लीट हो सका। ठीक है, तो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको ये जस्ट 2 कितनी स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाइपर सेंसिटिव, ये मैं अभी आप लोगों को स्लाइड सेंड कर रही हूँ, तो आप लोगों ने ये है कि जस्ट मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट 10 मिनट्स पे
आप लोग को हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट करवाना, वो तब भी पॉसिबल होगा जब आप लोग आज ही स्लाइड्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, इन स्लाइड्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग को समझ आ जाए। ओके क्लास में आप लोगों के साथ में अटेंडेंस ले लूँ, जस्ट 3 मिनट्स रह गए। क्लास आपने बस ये 2-3 बच्चों ने ही लेक्चर लेना होता है। आपने आज तक मैंने 11 आप लोगों की स्ट्रेंथ है, तो मुझे नहीं लगता मैंने 6 या 7 से अब किसी को भी लेक्चर में देखा होगा। आप लोग ये माइक्रोबायोलॉजी इजी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मुश्किल है। और क्लास में आप लोग को टेस्ट के टॉपिक्स जो हैं आज या कल जो है व्हाट्सएप कर दूंगी। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है, ग्रुप में, तो मैंने उस पर आप लोगों को टॉपिक सेंड कर देना है। नेक्स्ट फ्राइडे में हम जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे और आखिरी 10 या 20 मिनट्स में मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी, क्योंकि टेस्ट के बगैर आप लोग की प्रिपरेशन नहीं होगी। नॉर्मल फ्लोरा आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा आप लोग पढ़ चुके हो और मैं उस नॉर्मल फ्लोरा का ही टेस्ट लूंगी। इसके अलावा मैं एक और टॉपिक आप लोगों को बता दूंगी, आज आप लोग नॉर्मल फ्लोरा अच्छे से पढ़े, ठीक है। दो टेस्ट होंगे, नॉर्मल फ्लोरा और ये एंटीबायोटिक, ये जो है मैंने आपको पढ़ाया कौन सा आज वाला ही लेक्चर, इसका ही टेस्ट होगा। चले नहीं, एक बार नॉर्मल फ्लोरा देखें, दूसरा जो है टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूंगी। और क्लास में यानी मैक्सिमम फॉर एग्जांपल आप लोग के 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं, तो मैंने आपके 20 मार्क्स जो 20 टेस्ट लूंगी ना, उसी में से जैसे मैंने आपको देखा नहीं है, मेरा आप लोग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं नहीं जानती कोई बच्चा कौन सा बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, मैं जस्ट इन टेस्ट की बेस पे ही आप लोग को जज कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने टेस्ट अच्छे से देने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग को मेरी समझ, मतलब मैंने आप लोग को बहुत कम पढ़ाया है, ये है कि मैं आपको टेस्ट से ही आप जज कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे टेस्ट अच्छे से देना है, ठीक है। आपके इंटरनल 10 मार्क्स हैं, वो मेरे पास ही हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे टेस्ट अच्छा देंगे तो मैंने 10 मार्क्स अपने पास रख के क्या करना है। आपने मुझे 10, मैंने आपके 20 टेस्ट लिए हैं, 20 उस बच्चे ने मुझे 20 के 20 टेस्ट एटलीस्ट दिए हुए हैं, मार्क्स उसमें से जितने भी आए हैं वो और बात होती है, ठीक है। वो तो अब देखें, टेस्ट बंदा 100% भी पढ़ ले फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। मैं मार्क्स की नहीं बात कर रही, मैं जस्ट टेस्ट की बात कर रही हूँ कि टेस्ट जो है वो आप 11 के 11 बच्चों ने मुझे टेस्ट दिया है, ठीक है, तो मैं जस्ट उस देने की बेस पे ही आप लोग को मार्क्स दे दूंगी। क्लियर हुआ? ओके क्लास, टेक केयर। तो सबको ये मैसेज दे दूं।